इश्क है तो रिस्क है। इस डायलॉग को तो आज की डेट में बच्चा बच्चा पहचानता है। और अगर इस डायलॉग से हमें कुछ याद आता है तो वो है हर्षद मेहता और स्कैम 1992। अगर आपने वो सीरीज देखी है तो आई एम डैम श्योर कि उस स्टोरी ने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर डाला होगा। और हाँ, ये सीख भी दी होगी कि ज़्यादा लालच करना गलत बात होती है। तो अब स्कैम 1992 के ही डायरेक्टर्स एक और स्कैम के साथ एक और सीरीज बनाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और वो सीरीज होगी 20,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर स्कैम की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता से भी बड़े स्कैम के बारे में, जो है तेलगी स्कैम। जानेंगे कि एक फ्रूट बेचने वाले इंसान ने 20,000 करोड़ का स्कैम आखिर किया कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। बट इस स्कैम को डिटेल में समझने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर अब्दुल करीम तेलगी थे कौन। देखा जाए तो अब्दुल करीम कर्नाटका में बॉर्न हुए थे 1961 में। उनके फादर रेलवे के एक एम्प्लॉय थे, बट जब अब्दुल करीम बहुत यंग थे तब उनके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद अपनी मदर की हेल्प करने के लिए उन्होंने बहुत ही यंग एज में काम करके पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था। वो कर्नाटका के खानापुर नाम के गांव में रहते थे जहां वो स्टेशन पे अपनी मदर के साथ फ्रूट बेचा करते थे। और ऐसा ही करते करते समहाउ उन्होंने अपनी स्कूलिंग और बीकॉम दोनों ही कर लिया और फिर वो जॉब की तलाश में थे ताकि वो अपनी फैमिली को और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सके। और तभी उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मुंबई जैसे शहर में उन्हें जॉब काफ़ी इजीली मिल जाएगी, तो वो मुंबई शिफ्ट हुए। तो मुंबई शिफ्ट होते ही उन्होंने काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया था और उनकी पहली जॉब थी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। बट दिए गए टारगेट्स को ना अचीव करने की वजह से वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें कोलाबा के गेस्ट हाउस में एज अ मैनेजर जॉब मिली, बट उनके दिमाग में कभी भी मेहनत करके पैसे कमाना था ही नहीं। वो हमेशा से पैसे कमाने के शॉर्टकट्स ढूंढा करते थे और इसी चक्कर में हर जगह से निकाल दिए जाते थे उनकी ठीक से काम ना करने की वजह से। तो यहाँ भी यही हुआ, उन्हें ये मैनेजर की जॉब से भी निकाल दिया गया। और फिर उन्हें ये पता चला कि सऊदी अरेबिया में जॉब्स की बिल्कुल कमी नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस और होप के साथ वो सऊदी चले गए, ये सोचकर कि वहाँ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो हाथ लग ही जाएगी। बट एज यूजुअल वहाँ भी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी। उनका काम अच्छा ना करने की वजह से वहाँ से भी उन्हें जॉब से निकाल दिया गया और फिर फाइनली वो थक हार के मुंबई वापस आ गए और वो मुंबई में एक ट्रैवल एजेंट का काम करने लगे और यहीं से उनके इल्लीगल काम करने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी की कंपनी ओपन कर ली जिसका नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स, जिसमें वो उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते थे जिन्हें गल्फ कंट्रीज में जॉब करने जाना होता था। बेसिकली वो इंडिया की मैन पावर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, बट इल्लीगल तरीके से। वो इमिग्रेशन के वक्त लगने वाले डॉक्यूमेंटेशंस की फ्रॉडरी करते थे जिससे कि वहाँ जाने वाले लोगों का फ्रॉड तरीके से इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट क्लियरेंस हो जाए। बट ये खेल वो ज़्यादा दिन तक खेल नहीं पाए। जब उनकी एक चोरी इमिग्रेशन क्लियरेंस के वक्त पकड़ी गई तब पुलिस ने तुरंत उन्हें इमिग्रेशन एक्ट के वेरियस सेक्शन के तहत अरेस्ट कर लिया और वो जेल चले गए। और जब भी कोई दोषी जेल जाता है तो लॉ उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जब वो इंसान सज़ा काट कर बाहर आए तो वो सुधर जाए, लेकिन इनके साथ तो कुछ अलग ही कहानी थी। जैसे ही वो जेल गए वहीं से उनकी स्टैम्प पेपर स्कैम की कहानी शुरू हुई, जब वो जेल में रतन सोनी नाम के एक और कैदी से मिले जो कि एक स्टॉक मार्केट डीलर हुआ करते थे। और रतन सोनी ने ही तेलगी को इस स्टैम्प पेपर के स्कैम का आइडिया दिया। उन्होंने ये कहा कि स्टैम्प पेपर ऑफिस गवर्नमेंट का सबसे इग्नोर्ड डिपार्टमेंट है जिसका फ़ायदा ये आराम से उठा सकते हैं। और फिर जैसे ही वो दोनों जेल से छूटे उन्हें समझ आ चुका था कि ये इल्लीगल काम करने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने वो सारे ज़रूरी कनेक्शंस बनाए जो वक्त आने पे उनके काम आ सके। और इन्हीं पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से 1994 में उन्हें लीगल स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस गवर्नमेंट के थ्रू मिला। इस स्कैम के दो मेजर एस्पेक्ट्स थे, एक था फेक स्टैम्प पेपर बनाना और दूसरा असली स्टैम्प पेपर की मार्केट में शॉर्टेज पैदा करना। तो बस फिर क्या था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टैम्प पेपर्स फ्रॉड करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाया।
तेलगी और उसकी टीम ने बहुत सारे स्टैम्प पेपर्स के फेक कॉपीज बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, स्पेशल एडिसिव स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, ब्रोकर्स नोट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एजेंसी स्टैम्प्स एंड और भी बहुत सारे। तेलगी जेन्युइन और फेक दोनों ही स्टैम्प पेपर्स को एक साथ मिक्स कर देते थे और उन्हें मार्केट में सेल करते थे। इवन इन्होंने असली स्टैम्प पेपर्स की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की, वो भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प से। करोड़ों रुपए के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने डिस्पैच कराया अलग अलग एड्रेसेस पे, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और ऐसा करने से उन स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज हो गई और ऐसा करके ये बहुत सारे ह्यूज प्रॉफिट्स कमाने लग गए और उन्होंने कई सारे साइड बिजनेसेस भी ओपन किए। लेकिन रतन सोनी और तेलगी की ये दोस्ती ज़्यादा वक्त तक नहीं चली। उनकी ये पार्टनरशिप 1995 में कुछ आपसी झगड़ों की वजह से टूट गई और इसी के साथ उनके ऊपर मुंबई पुलिस के द्वारा कई सारे केसेस भी लगाए गए कि ये फेक स्टैम्प पेपर मार्केट में ला रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। बट जैसा कि तेलगी ने पहले ही दिमाग लगाया था कि अगर पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे तो किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है, तो बस फिर क्या था, अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से तेलगी ने जल्द ही अपनी खुद की ही एक प्रिंटिंग प्रेस खोल ली। बट यहाँ उन्होंने प्रेस तो ओपन कर लिया था, बट एक प्रॉब्लम थी, वो थी प्रिंटिंग मशीन्स की। तो फिर से यहाँ उन्होंने अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट की ही कुछ मशीन्स को खराब बताकर खुद उसे एक्वायर कर लिया ताकि वो फेक स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करवा सके। जल्द ही तेलगी का ये बिजनेस अदर सिटीज़ में भी फैलने लगा और उसके बनाए हुए फेक स्टैम्प पेपर्स हर जगह बिकने लगे और ऐसा करते करते 1990s तक तो तेलगी ने करोड़ों रुपए कमा लिए और ये स्कैम 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। तो ये हर्षद मेहता स्कैम से भी बड़ा स्कैम था। बट वो कहते हैं ना, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना ही जल्दी नीचे भी गिर जाता है, क्योंकि गलत काम ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं रहता। तो इस स्कैम का पर्दाफाश भी तब हुआ जब पुलिस ने रैंडम चेकिंग के दौरान बैंगलोर में 2 ट्रांसपोर्टर्स को फेक स्टैम्प पेपर्स के साथ पकड़ा। तो उनके साथ की गई पूछताछ में तेलगी का नाम बाहर आया और फिर 2001 में तेलगी को आगरा में अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस के इंटेरोगेशन के दौरान उन्हें इस स्कैम की सीरियसनेस समझ आई और उसे देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसका नाम था स्टैम्पिट SIT। टीम ने तेलगी के साथ कई सारे इन्वेस्टिगेशंस किए बट कोई खासी इन्फॉर्मेशन उसने कभी नहीं दी। इवन तेलगी का नार्को टेस्ट भी कराया गया था और इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये भी मालूम पड़ा कि तेलगी के जेल जाने के बाद भी ये स्कैम जारी था। इवन 2017 में हाई कोर्ट ने 2 जेल ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया था कि उन्होंने तेलगी को जेल में मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराए थे ताकि वो जेल से ही अपना पूरा स्कैम ऑपरेट कर सके। SIT ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तेलगी के खिलाफ इकट्ठा किए, लेकिन एंड में इस केस को CBI को सौंप दिया गया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि तेलगी के नाम पे टोटल 36 प्रॉपर्टीज हैं और उनके 120 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स वो पैसे थे जो उसने फेक स्टैम्प पेपर बेच के कमाए थे। और फाइनली फिर 6 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आया और तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसको बाद में 13 साल भी कर दिया गया। और इस दौरान तेलगी ने स्कैम से जुड़े काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम भी रिवील किया और फिर 2017 में तेलगी की डेथ हो गई और केस क्लोज हो गया। तो हर्षद मेहता, केतन पारेख या विजय माल्या स्कैम के जैसे इस स्कैम में भी हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और शॉर्टकट्स के थ्रू किए गए कोई भी काम आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट दे ही देगा, बट लॉन्ग टर्म में आप ऐसे ट्रैप में फंसते ही चले जाओगे। तेलगी के केस में भी यही हुआ। अगर उन्होंने अपनी करियर के शुरुआत में मिली जॉब्स को सीरियसली लिया होता और वहाँ सिंसियरिटी दिखाई होती तो शायद उनके साथ ये सब ना होता। आई होप आपको आज का हमारा ये स्टैम्प पेपर स्कैम की केस स्टडी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।